हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को, यानी आज हम करने वाले एक वन शॉट रिवीजन है जो कि है संख्या पद्धति का। यानी आज के इस क्लास में सिर्फ इसी क्लास के अंदर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर डालेंगे। भाई देखो, इसका कंप्लीट जो कंसेप्चुअल वीडियो है वो मैंने पहले प्रोवाइड कर रखा है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन उसको हमने करवा रखा है, हर चीजें डिटेल में करवा रखी है। लेकिन आज हम करने वाले हैं भाई 1 घंटे में, लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटे तक जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर डालेंगे, यानी आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे इसमें क्लियर होने वाले हैं। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक तो जरूर इसको कर देना, और भाई इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए, क्योंकि ये सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, कई बार क्या होता है, जैसे कि आपका एग्जाम है, मान लो आपका एग्जाम आ चुका है, तो उसके अंदर ये चैप्टर तो आपके लिए समझ लो रामबाण की तरह है कि भाई इस चैप्टर को पढ़ो और बिल्कुल चैप्टर क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके कंसेप्ट को तो समझाया ही है बहुत अच्छी तरीके से, और साथ ही साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी लेके आए हैं, ठीक है। चलो भाई, हम करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट, देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके परिचय को, यानी इंट्रोडक्शन, भाई क्या क्या चीजें इस चैप्टर में है जो कि हम पढ़ने वाले, जो कि डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या के प्रकार, भाई संख्या कितने प्रकार के हैं, किस संख्या को क्या कहा जाता है, उस चीज को डिटेल में पूरा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भाई अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको हम डिटेल में देखेंगे, और साथ ही साथ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी चेक करेंगे, ओके। चलो भाई, उसके बाद आएगा भाई वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। भाई वास्तविक संख्या जो होते हैं उनके दशमलव प्रसार किस अनुसार होते हैं, कौन सा शांत होता है, कौन अशांत होता है, किस तरीके का दशमलव होता है, हर चीज को बिल्कुल हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, मतलब जो संख्या रेखा होती है उस पर वास्तविक संख्या किस तरह से रखा जाएगा उसको हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। चलो भाई ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है वास्तविक संख्याओं और क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, मतलब वास्तविक संख्या जो भी है उसके जो घात होते हैं, मतलब घात का कहा जाए तो पावर होती है, जैसे कि x की घात 4 हो गई, x की घात 5 हो गई, इस तरह की जो पावर है, ठीक है। इसमें वही हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं की घात के नियम क्या होते हैं, किस तरह से दो घात वाले आपस में गुना होते हैं, किस तरह से भाग होते हैं, किस तरह से घात माइनस से प्लस में आ जाता है, इस चीज को पूरा डिटेल में हम यहाँ देखने वाले हैं, ओके। चलो भाई, ये चीज तो हो गई। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट, कि भाई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन पे देख लिया है, ओके। तो यहाँ पर पढ़ाई में देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। भाई संख्या पद्धति क्या चीज है, तो संख्या पद्धति की बात करें तो यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली 2 भागों में होते हैं। क्या होते हैं, तो एक होता है आपका वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या। देन अब ये वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या वह संख्या होता है जो आपने आज तक पढ़े हैं, जितनी भी संख्या, जिस टाइप की संख्या पढ़ी है सारी की सारी वास्तविक होती है। फॉर एग्जांपल कहा जाए, जैसे कि आपने पढ़ा है 1 पढ़ा है, भाई पढ़ा ही है, -5 पढ़ा है, माइनस में संख्या पढ़ी है, बटे में पढ़ा हुआ है, बटे में भी माइनस वाला पढ़ा हुआ है, पॉइंट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट वाला पढ़ा है जो खत्म ही नहीं होता, ठीक है। एक ऐसा पढ़ा है जो रूट में होता है, ये पढ़ा था। एक पढ़ लिया था पाई, पढ़ लिया था, ठीक है। ये सारे क्या, ये सारे नंबर्स ही हैं आपके, ओके। अब ये सारे नंबर सब कुछ अलग टाइप के, इससे एक्स्ट्रा भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम क्या है, जितनी भी संख्या हमने आज तक पढ़ी है ना, सारी की सारी वास्तविक में आती है, ओके। तो हमने ये कर लिया। तो भाई ये अवास्तविक क्या है, ये अवास्तविक होता क्या है, तो अवास्तविक की बात करें, देखो नाम में दिख रहा है अवास्तविक, जो वास्तविक होता ही नहीं है, यानी कि एक इमेजिन किया हुआ नंबर होता है। और वो कैसा होता है, तो वो होता है अगर कोई नंबर रूट के अंदर माइनस में आ जाए, कोई नंबर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो उसे कहा जाता है अवास्तविक संख्या, ठीक है। वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये संख्या बोलोगे सर ये जब होता ही नहीं तो क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब 11th क्लास में अगर कोई मैथ लेता है तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल डिटेल में है, इसके भी यूजेस भी हैं, उसमें भी पढ़ेंगे। बस यहाँ पर आपको मुझे बस जानकारी देनी है आपको कि इस नाम की संख्या भी होती है, ओके। चलो भाई ठीक है, इसके बारे में इतना ही था, लेकिन यहाँ वास्तविक संख्या में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हमने देखा कि वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं होती है, उसके बाद देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई इसको भी डिवाइड किया गया है, कैसे, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। क्या है, एक होता है आपका परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या के बारे में आपको कहना चाहूँ तो ये वही संख्या होती है जो P/Q की फॉर्म में होती है,
और Q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें कहा जाए भाई संख्या कौन कौन सी है, तो संख्या की बात करें तो जैसे कि आपने लिखा 2/3, भाई P/Q की फॉर्म में है, परिमेय संख्या हो रहा है। चलो भाई ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 7, क्या ये परिमेय संख्या है? अब बोलोगे सर ये बटे में कहाँ है, तो नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। तो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, उसी तरह से यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। तो क्या हो गया P/Q की फॉर्म में। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं कि 7.3 है, क्या ये परिमेय संख्या होता है, तो बोलोगे सर ये नहीं है, तो इसके भी बटे में 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिखेंगे, यहाँ दशमलव जैसे ही हटाएंगे हम, यहाँ दशमलव अगर मैं हटाता हूं तो हटाते ही क्या हो जाएगा, हटाते ही नीचे 10 आ जाएगा। तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। यानी हम कह सकते हैं जो दशमलव वाली संख्या होती है वो भी P/Q की फॉर्म में होती है। ओके, चलो भाई ठीक है। एक होता है आपका 3.3333, ये है, क्या ये P/Q की फॉर्म में है? अब बोलोगे, अब मैं आपको कहूँ कि भाई ये तो इसके दशमलव भी नहीं पता हमें, कहाँ तक जाएंगे भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। तो भाई कहाँ तक जाएगा नहीं पता, क्या हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँ ये किसका मान होता है, ये होता है 10/3 का मान होता है कि नहीं होता, होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/3, तो लिख सकते हैं। तो ये संख्या भी आपकी क्या हो गई, ये भी आपका परिमेय संख्या ही हो गया है। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया हमारे पास। अगर इन्हीं को मैं माइनस में लिखूं, जैसे -5/2 लिख दिया, ठीक है ना, और -7 लिख दिया, इस तरह की संख्या, ये सारी संख्या क्या हो रही है, परिमेय संख्या। यानी मोस्ट ऑफ ऑल बहुत सारी संख्या क्या है, सारी परिमेय में आ रही है। कुछ संख्या परिमेय नहीं होती, और वो कुछ कौन सी संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती, तो उसे अपरिमेय कहते हैं। और वो कौन सी संख्या आ गई है, तो इसमें मैं बताऊं, जैसे कि आता है √2, जैसे आता है √3, जैसे आता है √5, जैसे आता है पाई, ये सारी संख्या क्या है, ये सारी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। तो बोलोगे सर इसने क्या गुनाह किए हैं जो ये अपरिमेय संख्या में बैठे हुए हैं, भाई सही बात है। तो इसमें देखो, अगर डील किया जाए भाई क्या ये P/Q की फॉर्म में है, तो इसमें कहा जाए, देखो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि क्या ये P/Q की फॉर्म में है, तो आप बोलोगे सर इसके नीचे भी 1 लगा दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। इसमें भी नीचे Q 0 नहीं है, भाई इसमें भी Q 0 नहीं है, भाई नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, भाई फॉलो तो हो रहा है। फिर क्या दिक्कत हो गई कि वो आपका अपरिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय में हो गया। तो इसमें एक चीज़ बता दूं, P/Q में तो है, लेकिन ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऊपर वाली संख्या पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब क्या, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, √2 नहीं चलेगा, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए P/Q, यहाँ ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यह भी लिखना है P/Q होता है पूर्ण संख्या होती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 2 3 4 5 है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रूट में आ गया, ये चीज़ नहीं चलेगी। ओके, चलो भाई ठीक है, तुमने ये भी मान लिया, ये बात मान ली। अब बोलोगे पाई ने क्या गुना किया है, पाई का तो भाई है 22/7, पाई का मान तो 22/7 होता है। ये क्यों बैठा है अपरिमेय संख्या में, इसका तो P/Q की फॉर्म में है, दोनों पूर्ण संख्या भी है, 22 और 7 भी है, तो ये यहाँ क्यों बैठा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि इसका जो भाई है ना 22/7, वो यहाँ नहीं बैठा है, वो यहाँ बैठा है। यानी कहा जाए कि भाई अपरिमेय संख्या में नहीं है 22/7, पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 अपरिमेय नहीं है। अब बोलोगे ये तो भेदभाव है, ये तो भेदभाव है, क्यों रखा है इसको इधर। तो मैं इसको बताना चाहूं कि यहाँ पर अगर ये 22/7 रखोगे तो ये इसके बराबर नहीं होता, ये लगभग बराबर होता है इसके, इसका लगभग मान रखा गया है, जो कि पाई का मान है 22/7। ओके, तो इसीलिए पाई यहीं बैठा है अपरिमेय, और 22/7 इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब बोलोगे सर इसके रूल क्या होती है, अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो मैं बताऊं आपको, अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जो दशमलव के बाद न ही खत्म होते हैं और न ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, √2 का मान क्या होता है 1.4132, उल्टे फुलटे नंबर आते हैं और ये खत्म ही नहीं होता, इस तरह से होता है। इसी तरह आप बाकियों के मान भी निकालोगे तब भी ऐसे होगा। पाई का मान भी आपने पढ़ा हुआ है क्या, 3.1432, उल्टे फुलटे नंबर आएंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा। अब ये खत्म ही नहीं हो रहा और ना रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसी समझ में आ गई भाई अपरिमेय क्या होता है, तो वह संख्या जो ना ही खत्म हो दशमलव के बाद और ना ही रिपीट हो, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में क्या है कि वो रिपीट हो, अगर वो दशमलव के बाद रिपीट होता जा रहा है तब भी वो परिमेय संख्या में आएगा। अगर वो दशमलव के बाद सीधे खत्म हो जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 2.5, बस ये लिख दिया, ठीक है, बस खत्म हो गया वो यहीं पे, तो तब भी ये आपका परिमेय संख्या है। ओके,
ये होगी डन। तो यहाँ पर परिमेय संख्या आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद इसके अंदर तो बहुत सारी भसड़ आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब बहुत सारी जब चीज़ें आ गई हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे भाई, इसको हम करेंगे डिवाइड अलग अलग। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होगा या फिर वो दशमलव में होगा या फिर पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। अब ये पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है, या फिर दशमलव होगा या फिर पूर्णांक संख्या को जिसे इंटीजर्स कहा जाता है, और ये हो गया डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर दशमलव वाली कौन सी संख्या होती है, दशमलव वाली भाई दो ही संख्या है, या फिर दशमलव के बाद खत्म हो जाएगा या दशमलव के बाद नहीं खत्म होगा, दो ही बात होगी। तो यहाँ पर मैं बताऊँ ये है आपका या फिर शांत होगा या फिर अशांत होगा। और शांत की बात बताऊँ तो शांत होता है जैसे 2.5 ये लिख दिया, या 7.2 ये लिख दिया, ये क्या है, ये तो शांत है। लेकिन वही मैं कहूँ जैसे 10/3 लिखा था और इसका मान क्या था 3.33333 चलता जा रहा था, ठीक है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा था। जो संख्या खत्म ही नहीं होती दशमलव के बाद उसे अशांत कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटेड कहा जाता है, और जो संख्या खत्म हो जाती है उसे कहा जाता है टर्मिनेटेड, ठीक है। डन हो गया, चलो भाई ठीक है, ये तो हमारी होगी दशमलव प्रसार में। अब बात करें पूर्णांक की, पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक वह संख्या होती है जो एग्जैक्ट आती है पूरी, मतलब जो पूर्ण होती है बिल्कुल, और वो नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है। तो यहाँ की बात करूँ तो इस पूर्णांक संख्या के अंदर मैं लिखना चाहूँ तो किस जैसे एक संख्या रेखा खींच दी मैंने, इसमें क्या है कि 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। इस साइड क्या होगा -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट में नंबर नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, तो इसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। उसके बाद इस पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या जो है, जो ये पूर्णांक संख्या है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। अब और डिटेल में कैसे देख रहे हैं, तो इसकी बात करें तो इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो कैसे बांटा है, तो पहला है प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब प्राकृतिक जो नेचुरली जो नेचर में अंदर से आता है नंबर, जैसे आपसे कहा जाए गिनती सुनाओ तो कैसे सुनाओगे, 0 1 2 3 ऐसे सुनाओगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सुनाओगे, भाई जाहिर सी बात है हर कोई 1 2 3 4 5 6 7 ही सुनाता है। जब इस कंडीशन में सुनाते हैं तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होते हैं जिसे हम n कहते हैं, और ये n क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 और इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। इस पूर्णांक को हम कहते हैं z, इसको z से दर्शाया जाता है, ठीक है। पूर्णांक क्या है, z है, और ये नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n क्या है आपका 1 2 3 4 5, जो इसका मतलब क्या हो गया, जो पूर्णांक संख्या पूरी हमने देखी थी 0 के बाद जो नेगेटिव वाले नंबर थे उन सबको हटा दो, 0 को भी हटा दो, बचा बाकी जो प्लस वाला 1 2 3 4 वाला नंबर बचा वो सारा होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होता है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम बात करें पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जिसे W कहा जाता है। इसमें क्या होगा, इसके अलावा 0 जुड़ जाएगा आगे, इस तरह से चलता रहेगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलता रहेगा। 0 से जो स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है क्या, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर कहा जाता है। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अभाज्य संख्या क्या होते हैं। तो अभाज्य संख्या की बात करूं तो वह संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं और या फिर एक के पहाड़े में आते हैं उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो क्या आ रहा है आपके पास, तो देखो 2 है अभाज्य संख्या, 3 है, 4 आएगा क्या, तो 4 तो 2 के पहाड़े में आ जाता है, तो 4 में भी आ रहा है, 2 में आ रहा है, फिर तो गड़बड़ कर रहा है वो, तो वो नहीं आएगा, तो इसको भी हटाया हमने कि भाई ये तो नहीं है, ठीक है। फिर आएगा 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा क्या, तो 9 देखो 9 में क्या है, 3 से तो भाग हो रहा है ना 9, जब 9 3 से भाग हो रहा है तो कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, बस कोई नहीं, सिचुएशन फॉलो ही नहीं हो रही, तो 9 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इस तरह से चीज़ चलती जाएगी। डन। तो यहाँ पर क्या है, वह संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए उसे कहा जाता है आपका अभाज्य संख्या, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी ये पुटअप करता है आपके सामने कि भाई ऐसी संख्या बताइए, मतलब ऐसी सम संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य सम संख्या पूछ देगा। तो अभाज्य सम संख्या क्या है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 दिख रहा है, तो ये अभाज्य सम संख्या है, बाकी सारी विषम संख्याएं होगी, ठीक है। चलो भाई ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी कंप्लीट होता है। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सहभाज्य संख्या क्या होती है, यानी को प्राइम नंबर क्या होता है। अब ये सहभाज्य मतलब को प्राइम मतलब ये जोड़े की बात कर रहा है, कोई भी 2 नंबर होंगे जो जोड़े में होंगे, जैसे लिखा 5 और 6, ये जोड़े में आ गया, 5 और 6 जोड़े में आ गया, ठीक है। तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, क्या कुछ भी कॉमन है भाई, कहीं कट्टा फट्टा हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों को कहा जाएगा कि भाई ये दोनों संख्या क्या है, ये आपके को प्राइम नंबर है। इसका और एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, तो जैसे कि मैंने लिखा 9 और 5 लिख दिया, तो क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो नहीं है। अगर मैं लिख दूं 15 और 3 लिख दिया,
क्या कुछ कॉमन है? तो है। क्या कॉमन है इसमें? इसमें 3 कॉमन दिख रहे हैं। 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, दोनों 3 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो वह संख्या जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता उसे कहा जाता है आपका सह अभाज्य संख्या और को प्राइम नंबर। डन? चलो भाई ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ और है। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य जो होता है वो परिमेय संख्या होता है? तो अभी जो हमने चार्ट पढ़ा था, चार्ट जो पूरा पढ़ा था, जो कि हमने पिछला वाला चार्ट पढ़ा था, जो कि मैं कह सकता हूँ ये वाला चार्ट पढ़ा था, इसमें हमने देखा था भाई पूर्णांक जो था ये परिमेय संख्या में आ रहा था और पूर्णांक में एक लाइन खींची थी, उसके अंदर हमने नंबर लिखे थे 0 1 2 3 4 5 6 और माइनस में खींचा था, तो बीच में 0 था ना, यानी 0 किस में आ रहा है? पूर्णांक संख्या में आता है और 0 यहाँ आता है, तो भाई परिमेय संख्या होगा, तो भाई होगा। लेकिन क्या कहा गया है यहाँ पे? कहा गया है ये कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q में रखा जा सकता है? देखो यहाँ तो आप हाँ लिख दोगे, लेकिन p/q में भी तो रखना है, वो कैसे रखा जाएगा? तो इसके बारे में पूरा डिटेल में चलते हैं भाई क्या होगा। तो इसमें मैं बात करूं तो 0 जो होता है, शून्य जो होता है, तो क्या उसको मैं 0/1 लिख सकता हूं? तो हाँ लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या का रूल क्या था कि p/q होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q जो दोनों थे वो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो सकता है। तो उस कंडीशन से यहाँ पर हम देख रहे हैं अब ये दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है कि भाई p/q में है, नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है, और ये दोनों क्या है? पूर्णांक हैं आपके। डन? तो ये बिल्कुल आ रहा है, तो 0/1 में आ गया, तो हम लिख सकते हैं हाँ यह परिमेय संख्या है, ठीक है ना, तथा इसे p/q में रखा जा सकता है। ठीक है भाई, इसे p/q में रखा जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पे रख के दिखा दिया। 0/1 आ गया, बस बात खत्म, डन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट पे, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है दिए गए वास्तविक संख्या के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि 2 अलग अलग परिमेय संख्या हैं, उनके बीच में कुछ नंबर्स निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद में बताऊं, यहाँ पर जो आपके सामने जो लिस्ट बनी है ना, यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि इस टॉपिक से बन सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। इसमें हमने बिल्कुल अलग अलग टॉपिक ले लिए हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना आखिरी तक। ओके, चलो भाई, यहाँ की बात करूँ तो सबसे पहले वाले की बात करें तो सबसे सिंपल जो आपके बुक का ही क्वेश्चन है बिल्कुल, कि भाई 5 और 6 के बीच में 6 परिमेय संख्या। जब भी ऐसा कहे कि 2 लगातार संख्याओं के बीच में कुछ संख्याएं पूछता है, जैसे 6 बोला है, तो उससे एक ज़्यादा नंबर लो और इसको गुना और भाग कर दो। ठीक है भाई, कर दिया हमने। अब करते के साथ अब जो संख्या आई है, क्या ये 7 पंचे 35/7 और यहाँ 7 6 42/7, इसके बीच के नंबर लगातार लिख दो। लगातार कैसे होगा? 35 के बाद आएगा 36/7, 37/7, 38/7, 39/7, 40/7 और 41/7। ये आ गया। तो ये जो 6 संख्या आई है वो क्या आ गई? इनके बीच की आ गई, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो कैसे आया? याद रखना, जब भी 2 लगातार नंबर होंगे उसके बीच की कुछ संख्या ज्ञात करनी होगी, जैसे 6 बोला है उससे एक एक्स्ट्रा लेना है और गुना और भाग कर देना है। अब इसको हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। डन? चलो भाई ठीक है, पहला हमारा कंप्लीट होता है और अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड कुछ नया आया, क्या नया आया भाई? इसमें लिखा भाई दशमलव वाली संख्या है, 7.3 है और 7.4 है। ठीक है, ये 2 संख्या है, इनके बीच की संख्या याद करनी है। एक तो तरीका ये है कि इसका दशमलव हटाओ यहाँ से, इसका हम दशमलव यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, इसका दशमलव यहाँ से हटाते हैं, अब इनके बीच में निकाल देते हैं। तो अब इसमें हम देख सकते हैं भाई इसके बेस जो है, नीचे वाला जो है वो सेम आ गया। ठीक है, अब जब सेम आ गया है और 6 संख्या में ज्ञात करनी है, तो हम इसको 6 की जगह 7 से गुना भाग कर देंगे। ठीक है, तब निकल जाएगा। एक तो ये तरीका, और गुना करके जितना भी आंसर आता है उसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे और सॉल्यूशन होता जाएगा। डन? तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो तरीका है मान लिया, लेकिन हम छोटे तरीके पे जाएंगे ना। छोटा तरीका क्या है? तो हमें लिखा था 7.3 था और 7.4 था, इसके बीच की संख्या निकाली थी 6। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे लिखा 0, इसके आगे लिखा 0। क्या कुछ बदल गया? ये
तो नहीं, पॉइंट के बाद संख्या के लास्ट में अगर जितने भी जीरो लगा दो कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता, तो ये आ गया। अब इसको नंबर को बढ़ाते जाओ, बढ़ाएंगे कैसे, तो 7 पॉइंट में 3 जीरो था, इसके बाद लिख सकते हैं 7 पॉइंट में 3 1 कर सकते हैं, 3 2 कर सकते हैं, 7 पॉइंट में 3 3 कर सकते हैं, 7 पॉइंट में 3 4, 7 पॉइंट में 3 5 और 7 पॉइंट में 3 6। हमें तो 6 निकालना था, तो लास्ट में ये लिख देता हूँ, डन। तो भाई 6 संख्या आ चुकी है हमारे पास, बीच में 6 संख्या आ चुकी है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, अब नहीं है तो इसको कर सकते हैं भाई, परिमेय संख्या तो है ना, अगर P/Q की फॉर्म में नहीं है तो क्या परिमेय संख्या तो है, क्यों, क्योंकि दशमलव जैसे ही हटाओगे, जैसे 7.30 है, इसका दशमलव जैसे ही हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, क्या आया ये P/Q की फॉर्म में, तो है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसके बीच में निकालना है तो P/Q में ही निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको दशमलव में भी निकाल सकते हो और ये आसान तरीका आपका है, ठीक है। सबसे शॉर्टकट तरीका यही हो गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें, जो तीसरा पार्ट यहाँ पर आ रहा है, तीसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 7/5 और 8/5 के बीच की संख्या 7/5 है और 8/5 है, इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें कैसे ज्ञात होगी, तो भाई अगर आधार सेम है, ठीक है, आधार सेम है तो वही रूल लगाना है जो पहले लगाया था, क्या कि भाई 6 निकालना है तो 7 से गुना 7 से भाग कर दिया, 7 से गुना 7 से भाग कर दिया। अब ये कितना आ रहा है, 7 7 49 हो गया और 7 5 35 हो गया और 7 56 हो गया और 35 हो गया, ये आ गया। अब इसके नंबर्स को बढ़ाते जाओ, बढ़ाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 49 के बाद 50/35, 51/35, 52/35, 53/35 और 54/35 और 55/35, डन, ये जी आ गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये 6 संख्या निकल चुके हैं जो कि हमें याद करना था, बिल्कुल इसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अब आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या कहते हैं, चौथे पार्ट की बात करें तो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही सिमिलर जैसा है, 13/3 है और 14/3 है, इसके बीच में भी 7 संख्याएं, 6 संख्याएं याद करनी है, 6 याद करनी है ना, तो इसको भी हम करेंगे 7 से गुना और भाग, तो 7 से गुना और भाग करा और 7 से गुना और भाग किया, ठीक है। अब इसको करते हैं, 13 7 कितना होगा, 13 7 91 बटे में 7 के 21 और 14 7 98 हो जाएगा और बटे में 21, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके आगे संख्याएं निकालने जाओ, क्या आएगा, 92/21, 93/21, 94, 95, 96, 97, बस 97 तक ही था, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ उसको, 97/21, ये आ गया। तो यहाँ पर ये 6 संख्या हमारी ज्ञात हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके भाई। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, जो कि 8/5 और 5/3। अब देखो ये कुछ नया आया, नया क्या आया है इसके अंदर, तो इसमें हमें दिख पा रहा है कि भाई 5 आ गया और 3 आ गया, आधार इसका बदल गया। जैसे ही आधार बदल जाता है वैसे आपका माइंड भी बदल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वो रूल लगाओगे तो गलत हो जाएगा, वो रूल लगाओगे जो 6 है तो 7 से गुना और भाग करोगे तो गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा इसके आधार को बराबर। अब बराबर कैसे होगा, तो बराबर करने के लिए देखेंगे भाई 5 को मैं 3 से कैसे करूं, 3 के बराबर कैसे करूं, तो 3 को हम 5 से गुना कर देते हैं, 5 को 3 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा बराबर। यानी मैंने क्या किया, ये 3 से गुना भाग कर दिया और इसको 5 से गुना भाग कर दिया, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। चलो भाई इसको लिखा, 8 या 24 आ गया बटे में 15 और ये 25 बटे में 15 आ गया, ये आ गया, डन। अब हम देख पा रहे हैं इसका आधार हो गया एक जैसा, आधार एक जैसा हो गया। अब रूल लगेगा आपका वही वाला जो अभी तक लगाते आ रहे हैं, 6 संख्या चाहिए तो 7 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 15 16, 168 बटे में ये कितना हो जाएगा, 7 10 70, 7 5 35, 305, सॉरी 105 आएगा, 105 आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7 5 35, ठीक है, और 7 दूनी 14, 15 16 17, 175 और नीचे की बात करें तो 105 ही आएगा, नीचे आ गया, ठीक है। अब इसमें नंबर्स हम इसके बीच के निकाल सकते हैं, कैसे, तो ये आ गया 169 बटे में 105, 170 बटे में 105, 171 बटे में 105, 172 बटे में 105,
ठीक है, नीचे इसके नीचे लिख देता हूँ यहीं पर, ये पूरे इसी में लिख रहे हैं। तो 173 बटे में 105 और 174 बटे में 105, ये कुल 6 संख्याएं आ गई जो इन दोनों के बीच में थी, यानी कि 8 बटे 5 और 5 बटे 3 के बीच में थी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, जब भी इसका आधार बराबर ना हो तो पहले आधार बराबर करना है, उसके बाद सॉल्व हो गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं और डायरेक्टली वही रूल लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को ध्यान रखना और उसके बाद क्वेश्चन तो भाई आराम से होंगे। चलो भाई, ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा हमारे पास, उसको भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम आते हैं भाई अगले पार्ट में, जो कि छठा पार्ट है, और छठे पार्ट में देख रहे हैं 7 बटे 4 और 8 बटे 5 ये चीज़ें। चलो भाई ठीक है, 7 बटे 4 आ गया और 8 बटे 5 आ गया। भाई मज़ा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना। और कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है बहुत, तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई ये वाला प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट रह जाता है आपका, तो भी आप कमेंट कीजिएगा कि भाई उस क्वेश्चन में मुझे वहाँ पर समझ नहीं आया, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वीडियोज़ बनाएंगे या फिर कोई लाइव सेशन लाएंगे, डाउट सेक्शन लाएंगे, उसमें आपको वो चीज़ें क्लियर करवाई जाएगी। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, जैसे कमेंट आते तो हमें भी दिखता है कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हैं और मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देख क्या है, तो नीचे 4 है और 5 है, ये चीज़ आ गया। इसको करना है बराबर, पहले भाई आधार को बराबर करना है। कैसे बराबर करें, तो 5 से इसको गुना कर दो और 4 से इसको गुना कर दो। ठीक है भाई, 7 पंचे 35 बटे में 5 चौक 20 आ गया। ठीक है, ये 8 चौक 32 है, बटे में 20 आ गया, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं 32 के बाद क्या पढ़ सकते हैं, 33, 34, 35, 2 ही संख्या आ रही, ज़्यादा तो नहीं आ रही। ठीक है, अब 2 ही आ रही तो क्या करें, किससे गुना करें हम। देखो जब 2 ही संख्या आ रही है ना, तो हम अगर 2 को कितने 6 चाहिए ना हमें, तो 6 के लिए हम 3 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगी। भाई 3 से गुना करके 6 आ जाएगी, तो 4 से हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर 7 से करोगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। यानी आप अपने अकॉर्डिंग रूल आप पुराने वाला याद रखो कि भाई 6 संख्या पूछा है तो हम 1 से एक्स्ट्रा से करें, तो वो भी कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर कम में करोगे तो भी आंसर आ रहा है, क्योंकि इसका गैप 2 मतलब 3 का गैप हो रहा था, इसलिए। ठीक है, अगर मैंने 4 से गुना किया तो ये कितना आ रहा है, 35 चौके 140 आ रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8, 80 आ गया। ठीक है, ये आ रहा है 32 को 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 आ रहा है। अब बटे में 4 दूनी 8, 80 आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब इसके आगे के नंबर्स लिखेंगे। नंबर किधर, इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इधर की ओर, क्योंकि इधर कम है। तो इसको लिख सकते हैं 129 बटे में 80, 130 बटे में 80, 131 बटे में 80, 132 बटे में 80, उसके बाद नीचे आएगा 133 बटे में 80 और 134 बटे में 80। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो चाहिए थे, 6 आगे, खत्म बात। ठीक है, 6 चाहिए, 6 हमने लिख दिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई 4 से हमने गुना कर लिया और बीच की संख्या हमने निकाल ली है। ओके, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इसके बीच का गैप बढ़ाना होता है। जैसे 32 से 35 जा रहा है, 32 से 35 जा रहा है, तो इसके बीच में हम गैप बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसी के कंडीशन से यहाँ पर हमने इस सारे क्वेश्चन को निकाला है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या देगा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है वो बताना है, और कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। भाई सत्य है कि असत्य, पहले ये बताओ और उसके बाद कारण देखते हैं। तो कारण की बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं सारे पूर्ण होते हैं। अब प्राकृतिक की बात करें तो कौन से थे, तो प्राकृतिक की बात करें तो 1 2 3 4 ये थे हमारे। और पूर्ण क्या था, पूर्ण वो था जिसमें 0 1 2 3 4 ये होता है। तो क्या ये सारे नंबर इसके अंदर हैं, तो हैं, बिल्कुल हैं भाई, बस 0 इसके अंदर एक्स्ट्रा ही तो है, ये वाले तो सारे इसके अंदर हैं ना। तो ये सत्य हो जाएगा कि भाई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होता है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरे के वाले की बात करें, प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं सब पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक की बात करूं, पूर्णांक में आते थे नेगेटिव वाले नंबर भी, यानी हम कहेंगे भाई -1 भी आता है। तो क्या -1 पूर्ण संख्या में है, ये पूर्ण संख्या थी ना हमारी, तो ये भाई क्या इसके अंदर हमारा -1 आ सकता है, तो नहीं आ सकता। तो इस कंडीशन से इसमें क्या होगा, ये असत्य होगा। और इसमें लिखेंगे क्या, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है,
डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या की बात करें तो कौन से हैं, तो परिमेय संख्या तो बटे में भी आते थे, यानी परिमेय संख्या की बात करूं तो 2/3 लिखा, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये तो पूर्ण संख्या नहीं है भाई, नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए कि ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। और रीजन में लिख देंगे क्या, कि भाई 2/3 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, एक ही हमने एग्जांपल दे दिया, ऐसे बहुत से संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं होती, जैसे 3.5 कह लो, 7.4 कह लो, पॉइंट में नंबर हो गए, वो सारे आपके परिमेय तो होते हैं लेकिन पूर्ण नहीं होते। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है भाई एक टॉपिक है जो थोड़ा सा समझना है हमें, क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, अब भाई अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं हमें कहा जाए √2 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। मतलब संख्या रेखा किस तरह की होती है, तो ये होती है संख्या रेखा। ठीक है, ये संख्या रेखा है, इसके ऊपर करना है, जैसे कि इसमें सेंटर में 0 होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। इस तरह से चीज़ें चलती हैं संख्या रेखा, और इसमें हमें बताना है √2 कहाँ होगा। अब √2 की बात करें तो इसका मान हमने पढ़ा था, लगभग था 1.4132, उल्टा फुल्टा नंबर पता नहीं कहाँ तक था। ठीक है ना, अब बोलोगे सर ऐसा कुछ है तो कैसे इसको दर्शा दें, कैसे दर्शा दें, तो इसकी भी एक ट्रिक थी भाई, कैसे करते हैं, तो इसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं यहाँ पर, और इसमें हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो इसी के आधार पर है, और उसको हम देखेंगे भाई कैसे इसको निरूपित किया जा सकता है। ओके, चलो भाई देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है √2, उसको हम निरूपित करेंगे। तो पहले √2 की बात करें, तो इसमें पहले वाले की बात करूँ। अब देखो, इसमें निरूपित करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि समकोण त्रिभुज को बताना चाहता हूँ। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो इसमें क्या है, ये A होता है, B होता है, C होता है, और एक कोण 90 का होता है। और इस समकोण के अंदर क्या होता है कि जो 90 के सामने वाली भुजा होती है, जिसे मैं मानता हूँ H है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है ना, ये जो होता है बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसे P मानूँ और इसे B मानूँ, तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि H का वर्ग जो होता है वो P का वर्ग प्लस में B के वर्ग के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसका वर्ग यहाँ से हटाता हूँ तो ये इधर रूट में आ जाएगा, P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अब हमारे पास √2 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में 1, क्या ये लिखा जा सकता है, तो हाँ भी लिखा जा सकता है। अब देखो इसी में क्या है, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ तो इधर तो 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 1 प्लस में 1 बचेगा। अब भाई 2 को हम 1 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना, भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें है क्या, इसमें है ये चीज़ कि 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो क्या ये 1 का वर्ग ही नहीं है, तो हाँ है, ये है। अब यहाँ पर अगर दोनों तरफ रूट किया जाए तो क्वेश्चन तो वही बन रहा है शुरू वाले, यानी सीधे सीधे हमें देखना है क्या ये पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, तो हाँ कर रहा है कि भाई √2 का मान जो है वो इसका मान है, √2 का मान जो है वो 1 का वर्ग और 1 के वर्ग के बराबर है। यानी अगर मुझे √2 देखना है तो मैं अगर यहाँ पर इसको लिखूँ 1 और इसको लिखूँ 1, ये जो लंब था और आधार है दोनों को एक लिखा हमने, तो दोनों को अगर 1 लिखेंगे तो ये h अपने आप √2 बन जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना बस कि भाई अगर नीचे 1 है और यहाँ 1 है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 का वर्ग और 1 का वर्ग जोड़ोगे तो वो 2 आ रहा था आपका, 2 आ रहा है, याद है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये √2 होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ से क्या चीज़ है भाई, ये √2 होगा, तो इसको हम कैसे निरूपित करें, इससे क्या फ़ायदा, इससे निरूपण कैसे हो रहा है, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जा रहा है, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये संख्या रेखा मैंने बना दी, ठीक है। यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा -1 और ये -2, और ये चीज़ हमने बना दी, ठीक है, ये हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि भाई 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, ये लिख सकते हैं, इसको ये चीज़ लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो भाई, अब इसका मतलब क्या है, एक अगर मैं, एक क्या था, आधार था, अगर मैं एक यहाँ पर खींचूँ, यानी कि अगर मैं कहूँ मैंने एक ये खींचा, ठीक है भाई, एक ये खींच दिया, उसके बाद एक लंब भी खींच दिया, एक आधार खींचा और एक लंब खींच दिया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जब ये रेखा जो हमने ज्वाइन की है यहाँ से,
जो ये रेखा हमने यहाँ पर ज्वाइन की है। अब ये क्या है, ये 1 का है, ये 1 का है, तो ये √2 का होगा √2 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रकार को ऐसे लेंगे और यहाँ से इसको करके जैसे डॉटेड सा लेके जाएंगे और यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी और यही आपका √2 होगा। डन। कैसे निकाला हमने, एक इसको लिखा, एक इसको लिखा और इसकी मदद से हमने ये जो लाइन खींची गई है ना वो अपने आप ही √2 होगी, क्योंकि हमने पाइथागोरस में ये पढ़ा है कि भाई अगर ये 90 डिग्री का है तो दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर होगा, जो कि R है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई √2 आ गया, वो ये रेखा आ गई है और प्रकार लेके हमने ऐसे करके इसको डॉटेड करके लिखा और जहाँ कट कर रहा है उसको √2 कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने √2 को निरूपण करना सीख लिया, किस तरीके से निरूपण करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है √3। उसके बाद की बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास √3। उसको क्या करें, तो क्या हम √3 को ऐसा लिख सकते हैं, √2 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग लिखा जा सकता है। अब बोलोगे सर लिखा तो जा सकता है क्योंकि √2 का वर्ग जो होता है वो 2 ही होता है और 2 और 1 3 और रूट में 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बराबर है। ठीक है, तो वही लिखा होता है। तो यानी √3 बनाने के लिए हमें √2 बनाना आवश्यक है और साथ में 1 भी करेंगे। अब वो कैसे होगा, तो भाई इसमें सिंपल सा आपको बता दूं कि अगर √2 है तो √2 आपको ये दिख रहा है भाई, चलो ठीक है। देखो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि पहले वाले का आंसर है। ओके, ये फर्स्ट वाले टॉपिक का आंसर बन गया है। ठीक है, उसके बाद हम जब सेकंड वाला करवा रहे हैं तो सेकंड वाले में इसी का यूज़ करेंगे। अब यूज़ कैसे करेंगे तो वो देखिए, देखो सेकंड वाला पार्ट है में √3 हमें निकालना है, तो √3 के लिए क्या करेंगे भाई, √2 का वर्ग करेंगे और प्लस में 1 का वर्ग करेंगे, ये चीज़। ठीक है, तो पहले हमें संख्या रेखा पर पहले √2 बनाना पड़ेगा, तभी √3 का बना पाएंगे। अब वो कैसे, तो जैसे हमने √2 यहाँ पर बनाया तो चलो बन गया। ठीक है, बन गया। उसके बाद 1 भी तो है, ये आधार था, ये लंब था, 1 भी तो है, तो 1 को हमें क्या करना है, यहाँ पर इस रेखा पर लंब खींचना है। यहाँ पर हमने 1 को लंब खींच दिया, अरे यहाँ से हमने 1 को लंब खींच दिया। ठीक है, इस रेखा पर एक लंब हमने खींच दिया, लंब खींचते यहाँ पर लंब हो गया। अब मैं बताऊं, ये वाली रेखा √2 है, ये 1 है, तो इन दोनों के वर्गों का योग जब करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। ये तो कर्ण है ना इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, 90 के सामने वाला कर्ण है, तो ये अगर भुजा √2 है और ये 1 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, तो ये हो जाएगी √3 हो जाएगी। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से प्रकार इस तरह से रखेंगे और इस पर भी डॉटेड लाइन लेके जाएंगे, ऐसे करके डॉटेड लाइन लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो बना है ना, ये संख्या जहाँ पर कट हो रही है इसे कहा जाएगा √3 बन गया। ठीक है, तो √3 बनना समझ में आ गया कि हमने 1 बढ़ा दिया, लंब बना दिया, तो √3 बन गया। ओके, अब इसका एक पूरा पैटर्न आपको बता देता हूँ। पैटर्न क्या है कि आपने यहाँ पर √2 तो बेसिकली बनाया, उसके बाद 1 बढ़ाया तो √3 आ गया, इसके बाद 1 और बढ़ा दोगे ना तो √2 मतलब 1 और बढ़ा दोगे तो वो √4 बन जाएगा। √2 से √3 गया तो हमने क्या किया, 1 बढ़ाया। अगर मैं 1 और बढ़ाता हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर 1 और बढ़ाता हूँ तो फिर वो अपने आप हो जाएगा, किसका बन रहा है ये, तो ये बन जाएगा किसका, ये √4 का बन जाएगा। और √4 को जब लेके जाओगे तो ये अपने आप यहाँ पर 2 पे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पे आ जाएगा क्योंकि √4 तो 2 ही होता है। उसके बाद अगर आपको और बनाना है तो √5 बनाना है तो फिर से 1 यहाँ पे बढ़ा देना, अब इसको ज्वाइन करोगे तो ये √5 आ जाएगा। इस तरह से चीज़ें बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे 1 आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रूट में भी 1 बढ़ता जाता है। ओके, तो √5 बनाने के लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और अब करोगे तो यहाँ से ये जाएगा और यहाँ पर कट करेगा, ये √5 आएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें बनेगी। ओके, तो आप क्या करना, √2 वाले का जो बनाया था वहाँ पर पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर √3 का जो मैंने बनाया था वहाँ पर पॉज देकर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा √5 वाला ही है। और √5 में देखो अकेला √5 नहीं, अब तो ये कुछ नया आया है। नया क्या आया है भाई, 2 प्लस में √5 आ गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा सर, रूट वाला भी है और बिना रूट वाला भी है, दोनों के दोनों इसने यहाँ पर दे दिए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई इसको भी सॉल्व करें, कहते हैं कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो जैसा भी क्वेश्चन घुमाया जाए आपका क्लियर होगा। अब वो कैसे होगा तो यहाँ देखते हैं भाई, अभी जो थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट बचा है आपका उसको भी क्लियर करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या है √5 की बात करते हैं √5। तो भाई एक तो ये बात है कि संख्या रेखा मैंने यहाँ पर बनाई है, 1 मिनट, संख्या रेखा मैंने बनाई है, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़े गैप में बना देते हैं क्योंकि हमें बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। ठीक है भाई, इस तरह से चल रही है। इधर हम करते हैं -1 और -2 आ गया, ये हो रहा है।
डन। अब इसने कहा है 2 प्लस में √5, यानी 2 तो एग्जैक्ट हमें पता है, यानी हम यहाँ से पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आ जाएंगे कि भाई 2 तो हमारा पहुँच चुका है, 2 तो पहुँच चुका है। अब इसके आगे वाली कहानी चाहिए, और वो कहानी क्या है भाई, √5 ज्ञात करना है हमें, ठीक है, √5 हमें ज्ञात करना है। 2 तक तो हम पहुँच चुके हैं, यानी ये रेखा यहाँ तक तो जा चुकी है। ओके, हमें पहुँचना है 2 प्लस √5 तक। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर हमें √5 निकालना होगा। अब वो √5 कैसे निकलता है, तो √5 की बात करूं तो एक तो तरीका पिछला वाला था कि भाई √2 बनाया, फिर √3 बनाया, √4 बनाया, √5 बनाया, फिर 5 को हम निकालते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट तरीका भी है। तो डायरेक्ट तरीका इसमें क्या है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि 5 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग प्लस में 1, क्या लिखा जा सकता है, तो भाई हाँ भाई अगर आधार 2 हो और लंब 1 हो तो वो √5 ही बनाएगा। यानी अब मैं इसके अंदर कहूँ कि जो हमने यहाँ तक ले लिया था पॉइंट, इसके बाद से आधार को मैंने बनाया कितना, 2, भाई आधार को 2 बना लिया, ठीक है, और लंब यहाँ से बनाया 1, यहाँ से लंब 1 बनाया। ओके, अब जब ये रेखा जो ज्वाइंट होगी यहाँ से जो रेखा यहाँ ज्वाइंट होगी, तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये रेखा अपने आप √5 बनेगा। क्या बनेगा, √5, तो बिल्कुल बनेगा √5। अब प्रकार से हम रख के और यहाँ से अब इसको कट लगाते हैं तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर ये जो संख्या आ रही है ये √5 आएगी, √5 आएगी। लेकिन ये सिर्फ √5 नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 तो पहले हो गया था और 2 √5 बाद में आया है। भाई 2 पहले हम ले चुके थे और √5 यहाँ पर बाद में आया। तो अब ये जो फाइनल संख्या जो यहाँ पर आई है वो क्या आई है, जो फाइनली यहाँ पर जो पॉइंट आया है ये आया आपका 2 प्लस में √5, ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी याद रखना, अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको दे देता है तो पहले उस एक्स्ट्रा नंबर को कवर करेंगे, उसके बाद जो रूट वाला जो प्रोसेस था उसको करेंगे, और जब आंसर आएगा तो वो पूरा प्लस में ही आएगा। डन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। ओके, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। भाई वो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार किस तरीके से होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में दशमलव प्रसार की बात मैं बताऊं तो यहाँ पर देखो 2 तरह की कंडीशन हमने देखी थी, या फिर शांत होगा या फिर अशांत होगा, ये चीज़ था। तो देखो शांत और अशांत की बात मैं बताना चाहूँ तो देखो जैसे हम देखते हैं शांत वाले की बात करते हैं, शांत वाली कंडीशन क्या है। तो शांत वाली कंडीशन में हम देखेंगे अगर कोई भी संख्या p/q में है और उसका q 0 नहीं है, ठीक है, और इसको शांत कब बनाएंगे, तो ये शांत तब होगा जब q जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m इसका गुणनखंड होगा, यानी 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। यानी आसान भाषा में कहा जाए या फिर 2 का या फिर 2 का गुणनखंड होगा, या 5 का, या दोनों का। मतलब अगर इसके आधार में जो हर है, इसका अंश और हर होता है, जो हर है वो अगर 2 और 5 का गुणनखंड हो, या फिर कहे सिर्फ 2 का हो या सिर्फ 5 का हो या 2 और 5 दोनों का हो, ऐसी कंडीशन में संख्या क्या होगी, शांत हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर रहेगा। चलो इसके हम क्वेश्चन में देख लेते हैं किस तरीके से है। जैसे कि मैंने लिखा भाई 15/8 लिख दिया, क्या आप इसको देख के बता सकते हो कि ये शांत है कि अशांत है, कि इसको भाग करके बताना होगा। तो इसमें हम देखेंगे क्या चीज़ कि 15/8 जो लिखा है, 8 को हम लिखेंगे 2 की घात 3 लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हमारा 2 की घात 3 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं जो नीचे वाली संख्या है वो 2 का गुणनखंड है, 2 का ही है, तो नीचे वाली संख्या को हम कह सकते हैं भाई 2 का गुणनखंड है, खत्म बात। अगर ये सिर्फ 2 का गुणनखंड है तो ये शांत होगा, तो भाई शांत है, ये शांत है, ठीक है। अगर वही मैं कहूँ 15/125 है तो क्या होगा ये, तो इसकी बात कहें तो ये 15 तो आ रहा है, और नीचे हम देख पा रहे हैं 5 की घात 3 आ रहा है, और नीचे इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी ये 5 और सिर्फ 5 का ही है, 5 का गुणनखंड है। तो नीचे वाला क्या हो रहा है, सिर्फ 5 का गुणनखंड है, तो ये भी शांत है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट करें कि भाई 15 में मैंने लिख दिया है कितना, 2 दूनी 4 पंचे 20, 25 चौके 100 लिख दिया, ये लिख दिया हमने, ठीक है, 15/100 लिख दिया। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या आ रहा है, 15 में ये है आपका 2 दूनी 4, सॉरी
2 दूनी 4 और 25 है तो यानी 5, ये चीज़ आ रहा है। इसके नीचे क्या आ रहा है, 2 की घात 2 आ रहा है और 5 की घात 2 आ रहा है, ये आ रहा है। अब इस कंडीशन में भाई ये तो 100 ही है, 100 को मैंने गुणनखंड करके निकाल दिया है, तो 100 को जब हम ये लिख सकते हैं तो क्या ये शांत होगा, तो भाई बिल्कुल शांत होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था या फिर 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो जाए, तीनों कंडीशन में ये शांत ही होगा। क्या समझ में आ गया, पूरा पूरा क्लियर? क्लियर समझ में आ गया भाई? लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई, समझ में आ गया क्लियर? चलो भाई ठीक है। अब आते हैं फिर अशांत कब होगा, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अशांत के बारे में अब बताता हूँ। इसी कंडीशन में फिर से हम 15 ही लेंगे और 15 के बटे में हमने ले लिया क्या, 15 के बटे में हमने 7 ले लिया, तो क्या होगा, क्या ये अशांत होगा? तो हाँ ये अशांत होगा। जब इसको भाग करोगे ना तो ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। 7 दूनी 14 होगा, फिर 1 बच जाएगा, उसके बाद पॉइंट में आता जाएगा, वो कटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में और भी बात बताऊं तो जैसे कि मैंने लिखा भाई 4 बटे में 3 लिख लिया, क्या लिख दिया, क्या नीचे वाली संख्या 2 और 5 है? तो नहीं है, ठीक है। अब 2 और 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1.333 जाता जाएगा, इस तरह से जाता जाएगा। तो भाई 1.33 आ रहा है तो क्या शांत हो रहा है? तो नहीं हो रहा शांत। वही अगर मैं कहूँ 4 बटे में 2 का स्क्वायर गुने में 3 आ जाए तो क्या ये शांत होगा? तो भाई यहाँ पर 2 का वर्ग है, मतलब 2 का गुणनखंड है, बिल्कुल अच्छी बात है, शांत वाली कंडीशन करता है वो। लेकिन 3 आ गया, यानी 2 आए तो भी ठीक, 5 आए तो भी ठीक, कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। कोई तीसरा इंसान आ गया तो क्या होगा भाई, मामला खराब कर देगा। कहते ना कहीं शांति बनी रहती है भाई, 2 बंदे हैं शांति बनी हुई है भाई, 2 है 5 है, 2 अकेला है तो भी शांति है, 5 अकेला है तो भी शांति है, दोनों साथ में है तो भी शांति है। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा पर्सन आता है तो भाई वहाँ मच जाता है बवाल और हो जाता है क्या, अशांति। तो वहाँ वही बात है यहाँ पर कि 2 और 5 है तब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई तीसरा संख्या आता है तो वो उसको अशांति फैला देगा और यहाँ पर ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई 4 से 4 कट गया, 1/3 है, मतलब कि 0 पॉइंट में 3 3 3 3 चलता जाएगा, ठीक है, और ये अशांत हो जाएगा। तो ये कंडीशन अशांत की होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने शांत और अशांत को समझ लिया है, बिना भाग किए हम समझ सकते हैं कि कोई सी संख्या शांत है कि अशांत है। ओके चलो भाई, इसके कुछ आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर देखो हमें दे रखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई लिखा है 64 बटे में 1000। भाई ये क्या लिखा है, पहला पार्ट 64 बटे में 1000, ठीक है। एक तो है कि इसके पहले 2 और 5 के गुणनखंड देखो, उसके बाद देखो क्या ये 2 ही 5 का है कि कुछ अलावा भी आ रहा है उसके बाद हम इसको देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इस इजी वाले में तो दिमाग थोड़ा सा लगा ही सकते हैं। भाई 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लिख दो ना, 0.064 हो जाएगा, आंसर आ गया भाई, शांत हो गया। भाई 3 0 था, 3 के बाद पॉइंट लिख दिया, शांत हो गया। तो भाई ये शांत है, दशमलव रूप में हमने इसको दर्शा दिया है और हम लिख सकते हैं यह शांत है, ठीक है भाई, डन हो गया, शांत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करें दूसरा, तो ये क्या है, 2 बटे में 3 है, 2 बटे में 3 है। अब इसके नीचे क्या है, 3 है, क्या वो 3 कट रहा है किसी से? तो नहीं कट रहा किसी से, यानी वो 3 रहेगा वहाँ पे। अब 3 जब वहाँ बैठा है तो अशांति फैलाएगा, अशांति फैलाने का मतलब इसको भाग करोगे तो ये आएगा 0.6666 चलता जाएगा, इस तरह चलता जाएगा, तो ये हो जाएगा अशांत, ठीक है भाई। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही ये रिपीटिशन में इस तरह से चलता जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिखा जाता है 0.6 पे बार लिखा जाता है, इस पे एक बार लगा दिया जाता है। इस बार का मतलब है ये संख्या इसके बाद रिपीट होती जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई ये हो गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, तो 6 सही 3/8 है, यानी हम कह सकते हैं 8 6 48 49 50 51, यानी ये आ रहा है हमारे पास 51 बटे में 8 आ रहा है। क्या ये शांत होगा हमारा? तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि नीचे इसके 8 है, नीचे इसके 8 है, ठीक है। तो हम इस 8 को क्या कर सकते हैं, 51 बटे में 2 की घात 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको क्या भाग करेंगे, तो भाग नहीं करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, 3 अगर है तो हम 5 की घात 3 से गुना और 5 की घात 3 से भाग कर देते हैं, ठीक है। इससे करने से ये होगा 3 नीचे जो आ गया ना, दोनों मैच कर जाते हैं, मैच करने से ये चीज़ें 3 0 में बदल जाएगी, यानी हम कह सकते हैं ये आ गया 51 गुने में 125 बटे में आ गया 1000 आ गया, ठीक है। अब उसको गुना करके हम 3 0 लिख सकते हैं, 3 पॉइंट के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया,
ओके। अब उसके बाद एक और दूसरे तरीके की बात बताऊं तो दूसरा तरीका ये है कि इसी को थोड़ा सा और छोटे तरीके से किया जा सकता है। तो कैसे होगा, तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से ही बता देता हूं आपको। ये लिखा है 6 सही 3/8 है, तो इसको हम ऐसे ना गुना करें। इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे भाई 6 प्लस में 3/8 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, ठीक है भाई। अब इस 8 को हम क्या लिखेंगे, तो इस 8 को लिख देते हैं 2 की घात 3, ठीक है। अब इसमें हम गुना करते हैं 5 की घात 3 से और 5 की घात 3 से। अब यहाँ चीज़ें और आसान तरीके से सॉल्व होगी। अब वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई 6 तो 6 है और प्लस में ये क्या आ रहा है 125 और 3 से गुना होगा, तो 3 गुने में 125 आ रहा है और नीचे तो 1000 ही आ रहा है, नीचे तो 1000 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं गुना करता हूँ तो ये कितना आ रहा है, तो 6 प्लस में ये गुना होगा 375 आ रहा है और बटे में 1000 आ रहा है। और इसको जब मैंने भाग किया तो 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 6 प्लस में 0.375 आ गया और इसको जोड़ते आ गया 6.375 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन कम रहेगी, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लो 3 क्वेश्चन को, उसके बाद हम चौथे और पांचवें पार्ट पर भी आते हैं। ओके भाई, इसमें चौथे पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर है 329/400, ये चीज़ है, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम देखते हैं भाई किसका भाग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 329, तो ठीक है। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 2 का वर्ग लिखा जा सकता है ऐसे, ओके। उसके साथ 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 को हम लिख सकते हैं भाई क्या होगा, तो 2 का वर्ग गुने में 5 का वर्ग। भाई 4 को 25 से गुना करोगे तो 25 चौके 100 होगा, यही होगा। ना समझ में आए तो इसको अलग से करो, उसका एलसीएम ले लो, उसके अंदर देखना क्या उसके गुणनखंड आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई 2 की घात आ रही है और 5 की घात आ रही है, तो ये शांत है कि अशांत है, तो भाई ये तो शांत है, ठीक है भाई, शांत हो गया। अब शांत है तो इसका दशमलव प्रसार कर देते हैं भाई, किस अनुसार होगा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 3 2 9 है और नीचे आपके पास कितना है, 2 की घात 4 है और 5 की घात 2 है। और दशमलव प्रसार अगर एग्जैक्ट लाना है तो इसमें पावर को बराबर कर देना। और कैसे करोगे बराबर, 5 के वर्ग से गुना और 5 के वर्ग से भाग कर दिया। अब नीचे क्या हो गया, 5 की घात 4 आ गया, 2 की घात 4 आ गया, यानी अब इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4, यानी 1 के बाद 4 जीरो लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये 25 है, इसको 329 को 25 से गुना कर दिया, ठीक है। तो भाई गुना करेंगे, 25 निम्मा कितना होगा 225, यानी 5 हासिल 22 चला जाएगा। अब 25 दूनी 50, 50 और 22 कितना होता है 72 का 2 हासिल 7, 25 या 75, 75 और 7 कितना होगा, तो 82 82 आ जाएगा। और नीचे आ रहा है 4 जीरो, इस 4 जीरो से हमने भाग कर दिया, ये आ गया 0.8225, ये जी आ चुका है आपका, ये आंसर एग्जैक्ट आ गया आपका। तो यहाँ पर इसको हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, चलो भाई नहीं, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगला वाला जो पार्ट है, पांचवा पार्ट है, ये आपका दे रखा है 1/7। अब ये बताओ शांत है कि अशांत होगा, तो भाई नीचे 7 आ गया। अब नीचे 7 आने का मतलब ये होने वाला है अशांत, तो अशांत होने वाला तो हम लिखेंगे सीधे अशांत। और एक क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया है, यही वाला कि भाई इसका दशमलव प्रसार आप खुद निकालेंगे और कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q 0 नहीं हो सकता। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें आते हैं पहले पार्ट पे। भाई पहला पार्ट क्या है, देखो मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे ही जाते हैं बहुत बार, हर बार मोस्टली बार ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बता दिए हैं, इसी से रिलेट करेंगे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के जो बनेंगे वो इसी से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो पहला लिखा है 0.4 पर बार है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो भाई इसका स्टेप क्या है, तो माना x बराबर ले लिया हमने 0.4 बार, ठीक है। इस 4 बार का मतलब तो समझे, इसका मतलब क्या है 0.444444 बढ़ता जा रहा है और इसको बटे में लिखना है भाई, P/Q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखो 4 बार का मतलब मैंने x का मान ये मान लिया, तो यानी हम क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा 0.4 और 4 पे बार, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो भाई लिख सकते हैं भाई, आगे भी तो रिपीट ही कर रहा है ना वो, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 10 से गुना करेंगे, तो यानी समीकरण 1 है,
ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे समीकरण एक को 10 से गुना करने पर, ठीक है भाई, 10 से गुना करते ही आ जाएगा कितना, 10x हो जाएगा भाई। लेफ्ट में 10 से गुना करोगे 10x होगा, इधर 10 से गुना करोगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी 4.4 बार आ जाएगा, जा जाएगा। डन, ठीक है भाई। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस में 0 पॉइंट में 4 बार क्या लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ये आ गया। ओके, अब ये जो था उसको तो हमने x माना था, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, ये x हो गया और ये 10x हो गया। इस x को उठा के इधर लेके आते हैं तो ये कितना आएगा, तो 9x हो जाएगा, और बराबर में 4 है, और यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया, 4/9 आ गया। डन, x का मान 4/9 आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हमारा निकल गया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे हम, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई, ये लिखा है हमारे पास x बराबर में हमने लिया 0.47 पर बार आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक जैसा बता देता हूँ, क्या कि भाई इसको देखते ही हम आंसर कैसे निकाल देंगे। तो देखते की बात बताऊँ, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था 0.4 बार, तो अगर एक पॉइंट के बाद एक संख्या है उस पर बार है तो सीधे आंसर लिखो 4/9, ठीक है। बस 4 है तो 4/9 आएगा। नेक्स्ट की बात करूँ, जैसे अगला वाला है 4 7 पर बार है, मतलब 2 संख्याओं पर बार है, तो 2 संख्या वाले को क्या लिखेंगे, इसका सीधे आंसर आने वाला है 47/99। अगर मैं कहूँ 0.362 इस तरह से बार आता है, 3 संख्याओं पर बार आता है, तो क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्टली आप लिख देना 362/999, 3 9 आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम देख के ये आंसर बता सकते हैं। बोलोगे सर कर क्यों रहे हैं फिर, तो कर इसलिए रहे हैं कि आंसर आया कहाँ से वो पता भी तो होना चाहिए, ठीक है भाई, कहाँ से आया वो भी तो पता होना चाहिए। यानी कि अगर क्वेश्चन आपका MCQ बेस्ड आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो, ओके। और अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जो पैटर्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ओके। चलो भाई, बस इसका एक और फायदा ये है कि भाई अगर आपको ये पता है तो आप इसको देख के बता सकते हो भाई इसका आंसर क्या होगा। तो अब जब इसका आंसर निकालोगे उसमें अगर कोई भी गलती की गुंजाइश होती है तो आपको पता चल जाएगा और आप उसको सुधार सकोगे, ओके। चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 0.47 और 4/7, क्या हम ये लिख सकते हैं, इसको 4/7 को 2 बार लिख सकते हैं, पहली बार सेम और दूसरी बार उसको बार के साथ लिख दिया, ठीक है भाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई, रिपीट तो है तो हम तो लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद से रिपीट हो जाएगा। अब इस संख्या में जो ये संख्या जो हमारा पहले समीकरण जो आई है, हम क्या करेंगे, इस पहले समीकरण में हम गुना करेंगे 100 से। देखो पिछली बार हमने देखा था एक संख्या थी, पिछले क्वेश्चन में एक संख्या थी तो हमने 10 से गुना किया, इस बार 2 संख्या है तो 100 से गुना करेंगे। अब देखो 100 से गुना करने पे क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 100x आ गया, और यहाँ से 100 गुना करते पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी 47.47 पर बार, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 47 प्लस में 0.47 पे बार, क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई, आपस में जुड़े हुए तो थे, उसको हम अलग कर सकते हैं। ये संख्या क्या है, तो इसको तो x माना हुआ था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 47 प्लस में x बराबर में 100 है। इस x को इधर घटाएंगे तो ये 99x आएगा और बराबर में 47 है, और फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 47/99, ठीक है। डन, ये आंसर आ चुका है। चलो भाई, इसको आप नोट कर लो, ये चीज़ें एक्स्ट्रा बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ओके। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं थर्ड पार्ट इसका। तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है x का मान हमने माना है 0.477 पे बार। अब बोलोगे सर इसका देख के आंसर आ गया हमें, भाई आएगा क्यों नहीं, हमने बताया तो आएगा ही आएगा। तो भाई इसका आंसर क्या रहा है, 477/999, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो भाई चल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, पहले इसको करेंगे, जो दशमलव हमें दे रखा है उसको सेम लिखा एक बार, और उसके बाद एक बार बार के साथ लिखा, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। अब इस समीकरण को, ये जो पहली समीकरण है, इसको गुना किया है 1000 से। क्यों 1000 से किया, क्योंकि दशमलव के बाद 3 पॉइंट थे तो 1000 से करना पड़ेगा। 1000 से करते ही ये कितना हो जाएगा, 1000x आ जाएगा। अब बराबर में इसको 1000 से करते ही 3 पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी 777, और दशमलव में आ जाएगा 477 पे बार, क्लियर है, ठीक है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 477 प्लस में 0.477,
लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको क्या माना हुआ था? ये तो x था, तो हम इसको x लिख सकते हैं, यानी 477 प्लस में x आ गया और यहाँ पर 1000 आ गया। ठीक है भाई, 1000 आ चुका है। इस x को उठा के हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x इधर जाके घटेगा तो ये आ जाएगा 999 बच जाएगा, और ये बराबर है भाई 999 क्या है? x है। अरे 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 x है, ठीक है, बराबर में 477 आ गया। अब यहाँ से x का मान निकालें तो कितना आएगा? 477 बटे में 999। क्या वही आंसर आ गया? बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो भाई ये प्रोसेस होगा पूरा करने का, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है कि भाई सारे बिल्कुल मिलते मिलते से दिख रहा है आपको। भाई 4 है, 4 7 पे पूरे पे, 12 है पूरे पे, अब 1 पे है, फिर 1 पे है, तो बिल्कुल क्वेश्चन सारे सेम लग रहे हैं आपको। लेकिन इसके बार ने क्वेश्चन को बदल दिया है, तो हमने 3 क्वेश्चन तो देख लिया, अब चौथे पाँचवें देखो वो और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब देखो चौथे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने। क्या करा भाई, हमने x को माना है 0.47 और इस पे बार आ रहा है भाई, इस पे बार आ रहा है, अब तो गड़बड़ हो रही है। अब देखो गड़बड़ क्या हो रही है, इसको क्या करेंगे, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे शुरू के 3 में, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या थी सब पे बार था। इसमें ऐसा नहीं है, दशमलव के बाद जो संख्या इस पे बार नहीं है उस पे है, तो गड़बड़ है। तो हम इसको पिछले वाले की तरह बना देंगे ना। तो क्या करेंगे भाई, इसको जो समीकरण 1 है इसको हमने 10 से गुना किया, 10 से गुना करके इसे ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो भाई बिल्कुल आ जाएगा। 10 से गुना किया तो पूरे को करेंगे तो 10x बराबर में आ जाएगा 4.7 पर बार आ गया, ये चीज़ आ गया। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि भाई ये 7 बार, अब देखो यहाँ क्या है 0.7 बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसका आंसर तो हमें पता है क्या होता है, 7/9 होता है। इसका आंसर 7/9 होता है, तो मतलब इसको हम डायरेक्टली 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि डायरेक्टली 7/9 ले लें, एक हम क्या कर लें कि भाई 10x को 4 प्लस में 0.7 बार लिख लिया हमने, अलग से लिख लिया। ठीक है, और इसको ले लिया y, और y के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको पूरा। ठीक है, यानी इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिया y 0.7 बार आएगा। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं 10 से गुना, और यहाँ पर क्या होगा, इस 7 को एक एक्स्ट्रा लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 7 पॉइंट में 7 बार हो जाएगा, यही हो सकता है। चलो एक स्टेप पूरा ही कर देते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम क्या करते हैं, y बराबर में 0.77 बार ऐसा लिख सकते हैं। अब 10 से गुना करेंगे इसको, तो 10 से गुना करते ही क्या आएगा, 10y बराबर में 7.7 बार आएगा, और यहाँ लिख सकते हैं 7 प्लस में 7 0.7 बार आएगा, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10y है, और इसको y माना था तो ये हो जाएगा 7 प्लस में y बराबर में 10y। इस y को इधर घटाएंगे तो 9y आएगा, और बराबर में 7 है, और y का मान आ गया 7/9, आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको अलग से y मानना और ये पूरा प्रोसेस करना, और y का मान निकाला, और उस y के मान को उठा के यहाँ पर रखा, और यहाँ पर आ गया 10x। ठीक है, 9 चौक 36, और 36 और 7 कितना होगा, तो 6 6 12 13 43 आएगा, 43/9 आ रहा है, ये आ गया 10x, और यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं 43/90, ये आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये आपको करना है, आप इसको मत करना, इसको अवॉइड कर देना। आप क्या करना, 0.7 बार है उसको डायरेक्टली ये लिख देना, क्योंकि आपको पता है कि ये निकल सकता है ऐसे। ठीक है, तो आपका देखो प्रोसेस क्या हो रहा है कि पहले तो इसको ऐसा बनाना है कि बिंदु के बाद सारी संख्या बार में आ जाए, तो भैया आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इस संख्या का हमें पता है 7/9 होता है, उसको जोड़ के और सीधा आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं किसी के स्कूल में कहते हैं कि भाई पूरा करो, तो भाई जैसा टीचर की क्या होता है, 9वीं कक्षाओं में ऐसा होता है कि भाई टीचर की ज़्यादा चलती है, भाई टीचर को भी पेपर चेक करना होता है, उसको अपना रूल ही दिखाना होता है कि भाई जैसा उसने करवाया है वैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें बता दूं, कुछ टीचर्स बोलते हैं इसको डालना होता है, कंपलसरी है, और कुछ के साथ इस तरह से होता है, क्योंकि मेन जो पैटर्न है वो हम ऐसे ही करना होगा, क्योंकि 2 नंबर में इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 5वें पार्ट में हम देख पा रहे हैं, तो भाई जैसा कि ये है, इसको हमने मान लिया क्या, x मान लेंगे फिर पहले की तरह ही। तो हमने इसको x माना, तो x का मान कितना आ रहा है, 0.47 और 7 पे बार। अब क्या करना है, अब हमें इसको ऐसे गुना करना है कि ये दशमलव उठ के 2 आगे चला जाए। तो क्या करेंगे हम, तो इस समीकरण, जो ये पहली समीकरण है, इसको हम गुना कर देते हैं 100 से। भाई 100 से गुना करोगे तभी तो ये दशमलव आगे की तरफ जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 100 से गुना किया तो ये आ गया 100x,
बराबर में इस पॉइंट को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 47.7 पर बार आ जाएगा। ओके चलो भाई ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, इसी को लिख सकते हैं 47 प्लस में 0.7 बार लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता, बताओ। सब कुछ ठीक है, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसमें हम कह सकते हैं भाई 47 तो ठीक है, 0.7 है मतलब इसको 7/9 लिखा जा सकता है, यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल। चलो भाई अब यहाँ पर आ गया है 100x, इसको 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63 का 3 हासिल 6 और 9 चौक 36, 36 और 6 कितना होगा 42, तो हम लिख सकते हैं 42 आ गया, प्लस में 7/9 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। और यहाँ पर 100 था, इस x को यहाँ रखा, 100 को नीचे लेके आ गए तो 900 आ जाएगा, डन। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान आ गया भाई 430 आ गया, 7 इसमें जोड़ोगे तो 430 आएगा और बट्टे में कितना है 900। देख लेना, याद रखना जब भी कुछ कटता हो तो काट देना, ठीक है। अब जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर 0 से 0 कट गया है और आंसर कितना आ गया 43/90 आ चुका है, ये x का मान आ गया। यानी हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 0.4 7 और 7 पे बार, उसका आंसर ये आ गया, उसको p/q में हमने ऐसे दर्शा दिया, डन। चलो भाई ठीक है। बाकी आप लोगों को बताऊं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते पेपर में, तो इसकी प्रैक्टिस तो करना जरूरी है, कंपलसरी बिल्कुल। ओके चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट है भाई परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच, भाई 3 और 4 दो परिमेय संख्या है, उनके बीच अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। मतलब कितनी 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच में। देखो एक तो क्वेश्चन हमने पढ़ा था पहले कि भाई बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, जो 6 वाली पढ़ी थी हमने, तो 7 से गुना और भाग किया और निकाल दिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बदल गया, इसमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसमें ऐसा मत कर देना कि इसमें 4 से गुना और भाग कर देना और आंसर निकाल देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा अपरिमेय संख्या चाहिए और जो हम उस टाइम निकालते थे वो परिमेय निकालते थे। तो देखो भाई कैसे होता है। तो भाई यहाँ की बात करूँ 3 और 4 के बीच में कहा है, तो 3 और 4 के बीच में कहा है, तो 3 से एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, क्या लोगे तो 3.1 ले लो, इसके हल में आ जाएगा। 3 संख्या है, इसमें पहला संख्या क्या आएगा 3.1 ले लिया और फिर 01 001 इस तरह से ही आ गया, ये पहली संख्या होगी। तो क्या ये खत्म हो रहा है, तो नहीं खत्म हो रहा। क्या ये रिपीट हो रहा है, तो नहीं रिपीट हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद क्या चीज़ होता है, इसी में दूसरा ले लेते हैं, 3.2 ले लिया, ठीक है, फिर 02 002 0002 इस तरह से पैटर्न बना लो, ये अपरिमेय संख्या हो गया। तीसरे की बात करें 3.30 300 300 3 इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये भी तीनों के तीनों क्या हो रही है, अपरिमेय संख्या हो रही है, क्योंकि ये ना खत्म हो रही है और ना रिपीट हो रही है। ओके तो ये इसके 3 अपरिमेय संख्या हो गए हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो याद रखना, इसको ध्यान देना जरूरी है कि कौन सी संख्या पूछिए बीच में, परिमेय पूछिए कि अपरिमेय पूछिए। ओके चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें देखना है भाई परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। चलो भाई देखते हैं। तो 23 की बात करते हैं, तो क्या 23 किसी का पूर्ण वर्ग होता है, तो नहीं होता। अब बिना किसी पूर्ण वर्ग के रूट लगा दोगे तो इसका मान जो होगा ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका अपरिमेय संख्या है। चलो भाई ठीक है। इसके बारे में देखा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं 225 किसका वर्ग होता है, 225 होता है 15 का वर्ग। तो हम लिख सकते हैं भाई 15 का वर्ग है और इसके ऊपर है रूट लगा हुआ, ये लगा हुआ रूट। अब हम कह सकते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बच गया 15, ठीक है। अब क्या इस पे रूट है, तो नहीं है। जब रूट खत्म हो गया तो क्या है बचा ये, तो ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है भाई, परिमेय हो गए। इसकी बात करें तो क्या ये खत्म नहीं हो रहा, तो भाई तो खत्म हो गया दशमलव के बाद, ये खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये खत्म हो चुका है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये तो खत्म नहीं हो रहा, अब नहीं खत्म हो रहा तो क्या अपरिमेय होगा। तो इसमें एक और चीज़ चेक करना है, क्या ये रिपीट तो नहीं हो रहा, बार बार तो नहीं आ रहा है। तो इसमें देखेंगे भाई 4 7 8 और 4 7 8 रिपीट हो रहा है। अब जब रिपीटेशन हो रही है, बार बार एक ही चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या, ठीक है भाई।
नीचे वाले की बात करें तो क्या है, 1.10, 1 00, 1 000, 1 40, इस तरह से बढ़ रहा है। तो क्या ये खत्म हो रहा है? तो नहीं हो रहा। क्या ये रिपीट हो रहा है? तो नहीं हो रहा। दोनों में कुछ नहीं हो रहा, तो भाई ये अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आपकी अपरिमेय, ठीक है भाई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये खत्म होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपण कीजिए, ठीक है। अब भाई संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को कैसे हम दर्शाते हैं? तो एक तो संख्या होती है कि नॉर्मल, भाई एक संख्या रेखा हमारे पास है, इसमें हमने क्या किया, बीच में लिखा 0 1 2 3, ये कहाँ है, और यहाँ पर आ रहा है -1 -2 -3। अब कहेगा भाई 2 बताओ कहाँ है, तो आप बोलोगे 2 यहाँ है, इसमें हमने एरो लगा दिया, 2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, आपको बोल देगा 2.367 बताओ कहाँ पर है। तो इतनी बिंदुएं कहाँ से लाओगे? तो इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं। जिसको बढ़ाते कैसे हैं तो उसको देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह से इसको किया जाता है, कैसे हम वास्तविक संख्या को संख्या रेखाओं पर दर्शाते हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके, मतलब इसको एक्सपेंड करके, बढ़ा के संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है। तो इसको भाई कैसे दर्शाएंगे? तो इसके हल में पहले आते हैं। तो पहले तो लिखा है 3.765, मतलब 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो हमने लिखा एक रेखा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया भाई 1 2 3 4 5 लिख दिया। इस तरह से चीज़ें चल रही है, ठीक है। ये बिंदु कहाँ आएगा? तो इनके बीच में कहीं पर आएगा, इसके बीच में कहीं पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे ऐसे करके, इसको बढ़ा के लिखेंगे। और बढ़ाया कैसे? तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, ये तो आ रहा है 3 और इसको लिख दिया हमने यहाँ पर 4। इसमें क्या चीज़ आएगा, यहाँ पर लिखोगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9, ये चीज़ आ रही है आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखो 3.765, मतलब 7 और 8 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर कहीं संख्या आ रही है ये वाली 3.765, ठीक है, यहाँ पर आ रही है। तो इसको और बड़ा किया जाएगा, यानी इस संख्या को यहाँ से हम खींचते हैं और ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। फिर से लिखा हमने, एक रेखा बनाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 3.7 है तो 3.7 लिखा, यहाँ पर कितना है 3.8 तो 3.8 लिखा, ठीक है। अब इसके बीच की संख्या कैसे बनेगी? तो 3.7 के बाद इसमें यहाँ 0 लगा देना और इसमें यहाँ 0 लगा देना और एक संख्या और बढ़ाते जाना। कैसे बढ़ाएंगे? तो इसमें लिख सकते हैं भाई 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77, फिर आया 3.78, फिर आगे आ गया 3.79 और 3.8, ये चीज़ होगा। अब हमें क्या चाहिए था? 3.765 है, मतलब 7 6 और इसके बीच में, मतलब यहाँ पर आ रहा है कहीं 3.765, इसके बीच में कहीं पर आ रहा है, कहीं पर आ रहा है। लेकिन उसको फिर से जूम करेंगे और अब की बार बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा जब हम इसके बाद फिर से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर इसको फिर से हमने यहाँ पर खींचा और ये रेखा यहाँ पर खींच रही है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं पहले वाला क्या है 3.76 और यहाँ पर क्या है 3.77 है, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपके पास, ओके, ये आ गया है। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई 7 6 के बाद क्या होगा, इसमें भी यहाँ 0 लगाया और यहाँ 0 लगाया, ओके। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई इसमें ये क्या आएगा, अगला पॉइंट 3.761 आएगा, ये आएगा 3.762 आएगा, फिर ये आएगा 3.763 आएगा, फिर ये आएगा 3.764 आएगा, फिर ये आ रहा है 3.765 आ रहा है, 3.766 आ रहा है, 3.767 आ रहा है और यहाँ पर आएगा 3.768 आ रहा है, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है 3.769 आ रहा है। ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या चाहिए था, 3.765 चाहिए था, उसको कहाँ पर देख रहे हैं हम? तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आ गया है हमारा, जिसको हम कह सकते हैं 3 पॉइंट, इसको मैं दूसरे पेन से लिख, चलो ये ठीक है, 3.765 से लिख दिया हमने,
ठीक है, ये एग्जैक्ट आपका आ चुका है और यही आंसर है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है, दशमलव वाले तो उसको बड़ा कर करके दर्शाना है और फाइनली लास्ट में वो एग्जैक्ट पॉइंट आ गए। ओके, कई बार होता है कि क्वेश्चन में आपके पास दिया रहता है कि 3.4 के बार को इसको दर्शाइए, लेकिन इसमें आपको दिया रहेगा कि 4 बिंदुओं तक दर्शाइए। ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा तो आप इसमें इसको 3.4444 मान लोगे और इसको सॉल्व करोगे और 4 ऐसे लाइनें खिंच जाएगी। ठीक है, उसको ऐसे बड़ा कर करके फिर यहाँ तक आपको निकालोगे। ओके, तो मेन बेसिक यही है, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसी के आधार पर इसमें आपको संख्या रेखा पर दर्शाने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्या, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, मतलब क्या, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। इसमें जो उसके जो ऑपरेशन है, मतलब कैसे प्लस होता है, कैसे जुड़ता है, कैसे गुना होता है, कैसे भाग होता है, इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जो आने वाले हैं आपके पास जो क्या है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि भाई इनको कैसे गुना किया जाएगा, इनको कैसे किया जाएगा, इसका वर्ग कैसे किया जाएगा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो भाई कैसे होगा, तो यहाँ की बात करें भाई, 5 को पहले 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 आ गया। 5 को हम 5 रूट से गुना करते हैं तो 5 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर रूट 7 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर रूट 7 को रूट 5 से गुना करेंगे तब क्या होगा, तो तुम्हें बता दूं, रूट वाली संख्या को जब रूट से गुना करते हैं तो वो गुना हो जाता है, उसको ऐसा नहीं छोड़ दो, वो गुना हो जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, ये आ जाएगा रूट 35। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो भाई, रूट 5 वाला रूट 7 से नहीं जुड़ेगा, मतलब इसको जोड़ के नहीं लिख सकते, लेकिन जब वो गुना की बारी आई थी तो गुना होगा। ओके, चलो भाई ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे। इसकी बात करें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो इसमें एक फार्मूला सा दिख रहा है आपको, क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग है। एक तो डायरेक्ट है कि आप लिखोगे भाई a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, ये लिखा और इसको लिख दिया 9 माइनस में 3 बराबर में 6 आ गया, ये हो गया। अगर फार्मूला नहीं आते तो आप नॉर्मल गुना भी कर सकते हो। 3 को 3 से गुना किया, 3 3 9, 3 को रूट 3 से किया तो माइनस 3 रूट 3 आएगा। ठीक है, इस रूट 3 को 3 से करेंगे तो प्लस 3 रूट 3 आएगा। फिर रूट 3 को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 का वर्ग आ जाएगा। यार है, इसमें देख रहे हो, इससे ये कट गया और 9 में से रूट 3 का वर्ग क्या होता है, तो उस वर्ग से ये कट जाता है, 3 बचा। अब 9 में से 3 गया, क्या बचा, तो 6 आंसर आ गया, ये हो गया। अगर गुना करोगे तब भी आएगा और फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत इजी तरीका है। ठीक है, चलो भाई इसकी बात करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। अब होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, तो हम देख सकते हैं भाई, a का वर्ग प्लस में b का वर्ग प्लस में 2a और b, ये खुल रहा है। यानी हम इसका आंसर लिख सकते हैं 3 3 9 और ये रूट 3 का वर्ग क्या होता है, तो इससे मैं इसको काट देता हूँ, तो 3 बचा, 9 और 3 कितना होगा, 12, और 12 को यहाँ लिख सकते हैं 12 प्लस में 3 दूनी 6 रूट 3, यह आंसर आ जाएगा। देखो एक तो तरीका, अगर फॉर्मूला आपको आता है तो हो गया। एक और क्या है, तो इसी को अगर आप गुना करोगे तो 3 प्लस रूट 3 और 3 प्लस रूट 3, इसको आपस में गुना कर दोगे ना, वही स्क्वायर है मतलब दोनों सेम होगा, आपस में गुना कर दोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। और आप ये ट्राई करके देख लेना। ठीक है, चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करें। देखो दोनों रूट में है यहाँ पे, अब दोनों रूट में है तो कैसे होगा, तो रूट 5 का वर्ग प्लस में रूट 7 का वर्ग, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a और b, ये आ रहा है हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं क्या, रूट 5 का वर्ग 5 ही होता है, रूट 7 का वर्ग 7 ही होता है, और यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा और रूट वाले आपस में गुना हो जाएगा, मतलब 7 पंचे 35 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 7 5 12 प्लस में 2 रूट 35, ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ चुका है और आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो डायरेक्ट करो, नहीं आता तो इसको दोनों को अलग अलग करके और गुना कर लो। ठीक है, वैसे आपको ये फार्मूले आना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक फार्मूला है। ठीक है, ये अपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा ये। ओके, चलो भाई अब आते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, तो वो क्या होता है, तो परिमेयीकरण का मतलब ये है कि इसके रूट को हटाना है। एक चीज़ याद रखना, परिमेयीकरण कब किया जाता है, तो कभी भी जब रूट नीचे आपको दिखे ना तो उसका परिमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, अब परिमेयीकरण रूट अगर नीचे दिया है तो परिमेयीकरण करने का मतलब क्यों, क्योंकि नीचे रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए रूट नहीं रखते हैं, आप परिमेय संख्या को नीचे नहीं रखते। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे मुझे इसका अगर परिमेयीकरण करना है तो 1/√7 अगर है तो नीचे वाली जो संख्या है उसी को ऊपर गुना करो और भाग कर दो,
ऐसा अगर आप कर दोगे तो परिमेयकरण हो जाएगा, जो नीचे है उसी से गुना और भाग करना है। तो ये क्या हो रहा है, √7 को 1 से करोगे तो √7 ही आएगा, लेकिन √7 को √7 से करोगे तो क्या आएगा, √7 का वर्ग आएगा, वर्ग से कट गया यानी आ गया √7/7 आ गया। डन, इसी आ गया। चलो भाई ठीक है। इसके बाद इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 4 प्लस में √5 दिख रहा है, ठीक है। इसमें परिमेयकरण कैसे किया जाएगा, तो भाई इसमें सेम मत कर देना, जब भी ऐसे प्लस की फॉर्म में आए तो हम माइनस लेके करते हैं गुना और भाग, मतलब 4 माइनस √5 और बटे में 4 माइनस √5, ये चीज़ होगी, ठीक है। इसको जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस √5 हो जाएगा। इसको अगर इससे गुना करेंगे तो आपको दिख सकता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है, यानी हम कह सकते हैं 4 का वर्ग माइनस में √5 का वर्ग, ये हो जाएगा। यानी अब लिख सकते हैं इसको 4 माइनस में √5 और बटे में 4 का वर्ग 16 हो गया और √5 का वर्ग 5 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 4 माइनस में √5 और बटे में 11, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस पर परिमेयकरण क्या है, तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर करते हैं इसको। इसको करेंगे तो भाई इसमें भी वही होगा भाई, नीचे क्या है, रूट में प्लस में आ रहा है, जब प्लस में आ रहा है तो माइनस के साथ गुना करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। ऊपर तो सेम टू सेम रह जाएगा, मतलब ये आ गया √5 माइनस में √7 बचा। नीचे की बात करें तो a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, मतलब a का वर्ग और b का वर्ग, यानी √5 का वर्ग माइनस में √7 का वर्ग, ये आ गया। इसको लिख सकते हैं भाई √5 माइनस में √7 और बटे में √5 का वर्ग, मतलब स्क्वायर से वर्ग कटा, ये कट गया, रूट कट गया, 5 में 7 गया तो -2 बच गया और यही आंसर आ गया, ठीक है। इस माइनस को ऊपर भी ले जाया जा सकता है, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ओके। चलो भाई अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पे, चौथा पार्ट भी देख लेते हैं। चौथे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर 1/3 प्लस में 4 √2 है, ठीक है। इसको गुना किया तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो फिर से माइनस में चलेगा, मतलब 3 माइनस में 4 √2 और 3 माइनस में 4 √2, इससे चलेगा, ठीक है। ऊपर वाले को 1 से गुना किया तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस में है 4 √2 और बटे में 3, देखो ऊपर तो 1 से गुना हो गया, ये a प्लस बी माइनस बी, मतलब a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, ये ऊपर क्या आ गया, तो 3 माइनस में 4 √2 आ गया। नीचे की बात करें तो 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है और √2 का वर्ग क्या होता है, तो सिर्फ 2 होता है, यानी ये आ रहा है 3 माइनस में 4 √2 और 9 में से 16 दूनी 32 गया, 9 में से 32 गया, कितना बचेगा, तो 23 बचेगा, तो भाई 23 आ गया, ये आपका आंसर आ गया है और इसको आप नोट कर सकते हो, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भाई, संख्या रेखा पर 6.3 को निरूपित कीजिए। अब ये कुछ नया आया और ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट वाला है। तो इसमें देखो क्या है भाई, रूट में दशमलव वाला आ गया है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या है, तो आपको क्या करना है, पहले इसमें 6.3 है तो आपको यहाँ पर एक रेखा खींचनी है जो कि है 7.3 की, ठीक है। अगर 6 दिया है तो एक एक्स्ट्रा की लाइन खींच दो, ओके। उसके बाद यहाँ पर प्रकार रखना है, आधे ज़्यादा प्रकार खोला, एक कट ऊपर एक कट नीचे, ठीक है। उतना ही सेम प्रकार रखना है और यहाँ पर करेंगे एक कट नीचे और एक कट ऊपर, यहाँ पर काट दिया हमने, ठीक है। और इसको यहाँ पर मिला देंगे, तो मिलाने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, मतलब यहाँ पर मिल रहा है, ओके। अब प्रकार को यहाँ रखना है और यहाँ रखना है और ऐसे करके गोल घुमा देना है, ऐसे ये बन गया, ये एक डी जैसा बन जाएगा, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लेना है, यहाँ पर एक, जैसे कि 6.3 है तो आपने 7.3 सेंटीमीटर का खींचा होगा। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप लेना है और यहाँ पर एक 90 डिग्री की रेखा खींचनी है। यहाँ से प्रकार से खींचा और एक तरफ से पहला कट और दूसरी तरफ से पहला कट यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर कट मारेगा और यहाँ से ऊपर कट मारेंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री का, ये ऊपर आ गया। अरे क्या हो गया, तो भाई यहाँ से हमने एक कट मारा और यहाँ से एक कट मारा और ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का यहाँ पर इस तरह से। ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, अब मान लेना है,
ये हमारे पास आ गया कट, ठीक है, ये 90 डिग्री का आ गया। अब इसमें आप देखोगे यहाँ से इस पे आर्क लगाएंगे और आर्क लगा के आगे तक लेके जाएंगे। और कैसे, ये आपकी संख्या रेखा है और ये शून्य है, ठीक है, ये संख्या रेखा है और ये शून्य है। अब यहाँ पर क्या है, ये शून्य है, ऊपर से प्रकार से हम आगे कट मारेंगे। आगे कट कैसे मारेंगे, तो प्रकार को अपने हमने यहाँ खोला तो ये डॉट 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 करके आगे आएगा, ठीक है, ये आगे आ जाएगा। जैसे ये 1 था और ये होगा 2, इस तरह चीज़ें होगी। अब यहाँ पर ये जो हमने ऐसे कट मार के निकाला है, तो ये जो पॉइंट आया है ये आपका है 6.3 रूट में है। ओके, यानी समझ में आया क्या हुआ, क्या हुआ भाई, जो 90 डिग्री का कोण आया था वो जो यहाँ पर आया था ये आपका अंडर रूट में 6.3 था। तो इसी को जब प्रकार से आगे खींचेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा वो रूट में 6.3 होगा, ठीक है। तो स्टेप क्या क्या हुआ इसमें, स्टेप इसके हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई सबसे पहले हमने क्या किया, तो 6.3 था उसकी जगह 7.3 की रेखा खींच दी, यानी हमने खींचा था 7.3 की रेखा खींच दी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किया था, तो हमने इस रेखा का लंब समद्विभाजक खींचा आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के। तीसरा स्टेप क्या किया, तो यहाँ से हमने एक डी फॉर्म कर दिया, डी बना दिया, प्रकार को यहाँ रखा सेंटर पे, यहाँ पर रखा और इस तरह से डी बना दिया। चौथा पॉइंट क्या था, तो यहाँ से एक सेंटीमीटर की रेखा आगे ली और उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया, और जो ये रेखा खींची है यही आपकी 6.3 थी, ठीक है। तो ये 6.3 अंडर रूट में निकल चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 9.3 आ जाए, 3.7 आ जाए, 4.5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सारे आप इसी तरीके से कर सकते हो। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके क्वेश्चन की तीनों क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना, उसके बाद बताना भाई क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, कमेंट में भेजना कि भाई हुए कि नहीं हुए। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। भाई जो इसमें क्या है, वास्तविक संख्या, तो उसके घात जो आते हैं उसके घात के नियम क्या है। अब नियम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो जैसे a है उसकी पावर है n और गुने में b है उसकी पावर n है। देखो नियमों को कुछ लिखवा ही देता हूँ यहाँ पे, a की घात n है और b की घात n है। इसको जब हम गुना करेंगे, यानी कि जब घात सेम होता है तब क्या होता है, तो जब घात सेम होगा तो ये पूरे की घात a और b की घात n आ जाएगी, ठीक है, दोनों की घात n हो जाएगी। डन, चलो भाई ठीक है। सेकंड की बात करें, अगर a की घात m है और b की घात, b नहीं a ही लेते हैं, इसको भी a ही ले लेते हैं, a की घात n है, यानी अब की बार क्या हुआ, आधार सेम है, इसका बेस सेम है और पावर जो उसकी घात है वो अलग होगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो नीचे वाला सेम रहेगा और घात होगी जाएगी जुड़, घात जुड़ जाएगी। दूसरा तो ये रूल हो गया। तीसरे रूल की बात करें, अगर लिखा है a की पावर m बटे में a की पावर n, इस तरीके लिखा हुआ, यानी अगर बटे में है, देखो यहाँ पे गुना में है तो जुड़ जाएगा और बटा में है तो घट जाएगा। तो यहाँ हम घटा देते हैं इसको भाई, a की घात m है और माइनस में n हो जाएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हो क्या रहा है, जो नीचे होता है वो ऊपर जाने के बाद उसकी घात माइनस जाती है। यानी इसी से मैं बताता हूँ कि अगर 1 बटे में a की पावर 5 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात -5 लिख सकते हैं, याद रखना। इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। डन, तो वही चीज़ नीचे वाला ऊपर माइनस में हुआ है तब ये बन गया। ओके, चलो भाई ये भी आ गया। उसके बाद एक और हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, अगर a की घात m है और उसकी घात n कह दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो याद रखना घात से घात आपस में गुना हो जाता है, यानी इसको लिख सकते हैं a की घात n और m हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ नियम है और बाकी अगर कुछ आता है तो आगे भी बताएंगे, लेकिन ये बेसिकली आपके यही नियम है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो भाई देखते हैं। ओके, तो इसमें आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ देख रहे हैं भाई, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है कि 625 की घात 1/4 है। अब ये ज्ञात करना है। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे ये बटे में क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जैसे ये बटे में आते हैं तो जो नीचे वाला होगा, यानी यहाँ पे ऐसा कोई संख्या आएगा जिसकी घात 4 है तो 4 625 आएगा। तो भाई ऐसे कौन सी संख्या है जिसकी घात 4 कर दे तो 625 आएगा। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 की घात 4। भाई 5 की घात अगर 4 करते हो तो 5 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625, तो 625 को हम 5 की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो घात से घात गुना होता है तो हम लिखेंगे 4 गुने में 1/4 आएगा, 4 से 4 कट गया और ये 5 आंसर आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखो नीचे 3 आ रखा है, 3 मतलब ये ऐसे किसी संख्या की घात 3 होगी। तो किसकी घात 3 है, तो हम कह सकते हैं ये 5 की घात 3 है
और इसको लिखेंगे -2/3, यही है, ठीक है। अब घात और घात आपस में गुना होगा, यानी हम कर सकते हैं 5 की घात 3 गुने में -2/3, 3 से 3 कट गया और ये आ रहा है 5 की घात -2 आ रहा है। अब माइनस वाले का क्या बताया था मैंने कि जो माइनस होता है उसको प्लस करना है तो वो नीचे आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 1/5 का वर्ग, यानी 1/25 आंसर आ रहा है इसका आंसर 1/25 आ रहा है। ओके, चलो भाई अब आते हैं थर्ड वाले पे, तो इसको हम इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। तीसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ मैंने कहा 81 और 3/4, यानी किसी की घात 81 4 होनी चाहिए। भाई किसकी घात 4 होती है जो 81 होता है, तो हम देख सकते हैं भाई 3 की होनी चाहिए, 3 या 9 या 27 या 81, भाई 3 की घात 4 होती है। डन, चलो भाई ठीक है, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 4 और इसको लिखा जा सकता है 3/4, यही होगा। अब घात और घात आपस में गुना होगा तो लिख सकते हैं इसको 3 की घात 4 गुने में 3/4, इस 4 से ये 4 कट गया और ये आ गया 3 की घात 3, यानी 3 या 9 या 27 आ चुका है, तो इसको हम 27 लिख सकते हैं। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, तो भाई बेस सेम है, आधार सेम है, तो घात जुड़ जाएगी, घात जुड़ जाती है, तो भाई इसको मैं इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो इसका आधार अगर सेम है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 4/5 प्लस में 1/5, यही होगा, ठीक है। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो इसका दोनों में एलसीएम आएगा, तो जो कि 5 ही आएगा, और ऊपर क्या आ रहा है 4 और 1 जुड़ा तो 5 आएगा, और 5 से 5 कट गया और ये 7 आंसर आ गया, ठीक है। 5 से 5 कटा, 1 बचा, यानी 7 की घात 1, यानी 7 ही बचा है, यानी इसका आंसर 7 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने रूल रेगुलेशन पढ़ाए थे उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, इसमें भी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ये भी करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 16 की घात 1/5 है और 4 की घात 1/5 है। इसको देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई देखो घात सेम आ रहा है, दोनों में घात सेम आ रहा है। अभी हमने कहा था जो घात नीचे आता है वो हम देखेंगे किसी की घात तो नहीं है, तो यहाँ 2 की घात 5 16 तो नहीं होता, लेकिन एक चीज़ आपको दिख रहा है दोनों की घात सेम है, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 16 चौके 64 करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों की घात सेम है तो 1/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब 64 किसकी घात होती है भाई, 2 की घात कितनी होती है, 2 की घात 6 जो होता है वो 64 होता है, क्योंकि हम करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6 और इसकी घात कितना है 1/5 है। तो यहाँ पर घात और घात आपस में गुना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6/5, और इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अगर नीचे 6 आता, सॉरी उल्टा लिख दिया, नहीं ये उल्टा लिख दिया है, ये आ जाएगा 6/5, ठीक है, यानी ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आ रहा। अगर इसकी घात 5 ही आती तो 5 से 5 कट जाता, लेकिन नहीं आ रहा, तो भाई इसका आंसर यही आएगा। ओके, चलो भाई इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा, तो नीचे लिखा है 1/5 की घात 3 है, इसको अगर ऊपर लेके जाया जाए तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात -3 लिखा जा सकता है, और इसकी घात 2 है, यही होगा, ठीक है भाई। 2 से इसको गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात -6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसे लिखो या फिर इसको लिख दो 5 की घात 6। ओके, चलो भाई इसके बाद यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 11 की घात 3/2 है और 11 की घात 1/2 है, देख रहे हो बेस सेम, आधार एक जैसा है, तो घात क्या होगा, घट जाएगी घात, और घात घटने का मतलब क्या है, तो इसको इरेज करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैंने देखा 11 ऐसे लिखा और घात में लिखा 3/2 माइनस में 1/2, यही आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं घटाता हूँ तो क्या आएगा ये, तो 11 की घात 2/2 आएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा 1 बचा, यानी हम लिख सकते हैं 11 आंसर आ गया, यानी इसका आंसर 11 आ चुका है। डन, तो यहाँ पर हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस आज के लेक्चर को पूरा फिनिश कर दिया है, और इसमें मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर हमने सारे कंसेप्ट को किया, और इस चैप्टर से आने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बताए यहाँ पर, यानी हमने यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाए जिससे रिलेट करते हैं क्वेश्चन, उसी से क्वेश्चन रिलेट करेंगे और उस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो हमने आज पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया। अगर आप लास्ट तक बने हुए रहें तो इसका मतलब आप इस चैप्टर के मास्टर बन चुके हो, आपको कहते हैं सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ पर इसके कंसेप्ट को आपने क्लियर कर लिया, इसके क्वेश्चंस को आपने क्लियर कर लिया है, यानी आपको तो मज़ा आ चुका होगा। ओके, तो यानी कि अगर आपने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो एग्जाम में आप जाने वाले हो तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, हर तरह के क्वेश्चन आप इससे डील कर पाओगे।
ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, आपने इसको पूरा देखा। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक या दो चैप्टर, भाई पूरा कोर्स फ्री मिलने वाला है आपको, ठीक है। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। ओके, और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है एक मैग्नेट ब्रेन का ऐप, जो कि आपके मोबाइल में भी चलता है, एंड्रॉयड ऐप है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और भाई इसका फ़ायदा क्या है, भाई इन चीज़ों का फ़ायदा क्या, तो इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं पूरे वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल कोर्स के फॉर्मेट में मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि इंग्लिश मीडियम सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, NTSC अलग है, ओलंपियाड अलग है, सेक्शन सारे अलग अलग डिवाइड हो रखे हैं। इसमें भी बताना चाहूँ, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे। जैसे 10वीं कक्षा पे हो तो 10वीं पे करो, 9वीं पे तो 9वीं करो। मान लो 10वीं कक्षा पे क्लिक किया जाएगा तो इस तरह के टीचर, जितने भी टीचर्स हैं वो आपको सामने अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि 10वीं कक्षा को पढ़ाते हैं। अगर मान लो इसमें किसी विषय में कोई दिक्कत आपको आती है, मान लो कि मैथमेटिक्स, गणित में कोई दिक्कत है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते के साथ ऐसा कोई इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसमें आप देखो भाई क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा रखी है, तो पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या और भी बहुत से टॉपिक्स हमने इसमें क्लियर करवा रखा है, ठीक है। इसमें अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते अंदर उसकी जो वीडियोस होंगे, जिस तरह से कंसेप्ट वीडियो होगा, वन शॉट वीडियो होगा, NCERT सॉल्यूशन होगा, बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, तो उस पर आप वहाँ क्लिक करके उसके वीडियो को इस तरह से कुछ देख सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो। यानी यहाँ पर पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में आपको मिल रहा है। और ऐसा नहीं भाई इसका कोई चार्ज पे करना है, कोई चार्ज पे नहीं करना है, आप बस यहाँ आइए और एक बेस्ट क्वालिटी का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जो भी आपकी जान पहचान में, उनको ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनको भी फायदा हो। भाई आपको तो फायदा हो ही रहा है। और बाकी इसके बाद आपको कहना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी मिल रहे हैं। तो हिंदी मीडियम के भी कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी आप चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनको फायदा मिले। ओके, इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।